हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीमिक्स मतलब हम अब 5 सवाल सॉल्व करेंगे, 5 MCQs। कौन से? आज की किसकी बारी है दोस्तों? आज बारी है इकोनॉमी की। ठीक है दोस्तों, 18 फरवरी है 2021। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपकी ये मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इनिशिएटिव्स भी फॉलो करते रहिए, बहुत सारा कंटेंट है आप सभी के लिए। रैंक निकालने का परफेक्ट यहाँ पर तैयारी चल रही है। ओके दोस्तों, प्रीमिक्स इकोनॉमी में सबसे पहला सवाल आज का। तो पहला सवाल है कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप जानते हैं कौन करता है, क्यों करता है। ठीक है, तो इसी पे सवाल आपका बेस्ड। तो इस पे पहली बात, ये आरबीआई द्वारा डायरेक्टली कंडक्टेड होते हैं थ्रू पब्लिक ऑक्शंस, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी या फिर मॉनेटरी सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा सके। दूसरा, ये ऐसा एक क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि कोई भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो अक्सर इख्तियार करता है या अपनाता है। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। ऑलराइट, जैसे पहली करेक्ट है या दूसरी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर कि आपका इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अदरवाइज आरबीआई करता क्या है, आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं, गवर्नमेंट को जो उधार लेना है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू अपने आपको उधार दिलाती है या फिर अपने उधार को ऑफलोड करती है। कैसे? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सरकार ने जैसे उधार लेने वाली बात करें, तो अब आरबीआई अगर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ये कागजी होते हैं ना, दीज आर पेपर्स, तो इनको अगर आरबीआई जाके अगर जो बेचना शुरू कर दे, किनको? बैंक्स को। अभी पहली बात तो जरूरी ये देखनी, कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है, पब्लिक ऑक्शंस नहीं रहती, ये इट इज ओनली टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाती है। एंड दूसरी बात ये है टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी, ये भी सही नहीं है, उल्टा भी काम करता है। तो यहाँ पर जो बैंक्स को बुलाता है आरबीआई, वो बोलता है कि सरकार अपने जो उधार चाहती है थोड़ा रेज करना, आप ये सरकारी कुछ कागज खरीदना चाहते हैं? तो बैंक्स बोलते हैं कि जी हाँ, हमें दे दीजिए एक सरकारी कागज, सरकार को हम बदले में पैसे दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ का उधार, 1000 करोड़ का उधार है, बदले में सरकार बोलती है कि हम आपको इतने टाइम के बाद इतना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 7%, जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बेसिक स्टैंडर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ओपन मार्केट एग्जैक्टली ओपन नहीं है तो भी कमर्शियल बैंक्स के लिए, लेकिन लिक्विडिटी अब यहाँ पर लेट्स से कि बैंक्स कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, क्या मैं बेच सकता हूँ? आरबीआई कहता है लाइए मुझे पकड़ा दीजिए, पकड़िए बदले में पैसा। ठीक है, 100 करोड़ की थी आपकी, 110 150 जितनी करोड़ की थी, पैसा अब वापस ले लीजिए। ठीक है, तो उससे मार्केट में एक जो हम लिक्विडिटी ऐड भी कर सकते हैं आरबीआई के थ्रू। एंड अगर जो बैंक्स पैसा जमा करा रहे हैं तो मार्केट से लिक्विडिटी ली भी जा सकती है। ठीक है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ भी सकती है, लिक्विडिटी का मतलब कैश है ना, बढ़ भी सकता है, घटा भी सकते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से कैश जो काम करता है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जहां बैंक थोड़ा, जैसे आरबीआई थोड़ा अपील करता है कि प्लीज आप इंटरेस्ट रेट घटा दीजिए, बैंक्स को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है। पहली बात ध्यान देने वाली, इट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, जहां पर कुछ पैसे का आदान प्रदान हो रहा है रियल टाइम में। ऑलराइट, तो इसीलिए आरबीआई ने रिसेंटली ही 20,000 करोड़ की ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की है। मैंने आपको आज के प्री क्योर में भी इसके बारे में बताया था। डेफिनेटली करंट अफेयर्स में देखिएगा कि किस तरह से जब सरकारी सिक्योरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो सेंट्रल दिल्ली की सरकार है, उसने बहुत सारा पैसा मार्केट से उधार लेना शुरू कर दिया है, तो मार्केट में पैसे की किल्लत हो गई है एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उधार लेना था, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंटल लोन्स लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो आरबीआई ओएमओ करता है मार्केट में मनी सप्लाई रेगुलेट करने के लिए, क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर डायरेक्टली डील नहीं करता पब्लिक से, बैंक्स के थ्रू ही डील करता है आरबीआई। इन लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी की जा सकती है एंड निकाली भी जा सकती है एंड कर्ब भी की जा सकती है। एंड दो तरह के रहते हैं ये हमारे पास जो ओएमओज, एक तो आउटराइट परचेज कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर दिया सरकारी सिक्योरिटी आरबीआई के थ्रू, एंड एक होता है शॉर्ट टर्म, जहां पर आरबीआई कहता है अभी ले लीजिए, थोड़े टाइम में वापस कर देना, रीपरचेज कर लेंगे हम आपसे। ठीक है, तो दो तरह के ऑपरेशन रहते हैं। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अबाउट नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अगर न्यूज आप ठीक से पढ़ रहे हैं, ईपीएफओ का दोस्तों अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, ईपीएफओ के एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ईपीएफओ की एक पूरी सीरीज चल रही है हमारे दूसरे चैनल पर, स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स, एक दूसरा चैनल भी है जहां पर जो ईपीएफओ या बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जा रही है। और जो बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, कुछ वहां पर कोर्सेज क्या है, रादर फ्री वीडियोज अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एटसेट्रा जो पूछा जाता है वो सब वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो
बताइए नेशनल सेफ्टी काउंसिल के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं। पहला, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है, सही है कि गलत। दूसरा, ये अभी काम कर रहा है, जो पूरा जो OSH कोड आ रहा है हमारा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, उसको जो जो बेहतर बनाने में एंड उसकी सेफ्टी रेटिंग एटसेट्रा इस्टेब्लिश करने में अभी NSC जो कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल है काम कर रहा है। क्या ये बात सही है या गलत? ठीक है, तो दोस्तों कौन सी यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट सही, कौन सी गलत? तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसे थोड़ा आइडिया भी लगाइए। एग्जाम्स मुश्किल आते हैं, मुश्किल होते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली जो मुश्किल एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें लेवल को भी रेज करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर इज कि यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। अगर नेशनल सेफ्टी काउंसिल की बात करें, रिसेंटली जो LNT के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया इसका। एंड देन दोस्तों नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। एक नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग एक जो टॉप मोस्ट बॉडी है हमारे देश में, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ही बनाया था, लेकिन एक अलग सोसाइटी के जैसे रजिस्टर किया था, ताकि एक जो थोड़ा ऑटोनोमस तरीके से जो खुद को ही अपने ना फाइनेंसिंग, देखिए सरकार से फाइनेंसिंग नहीं लेती, तो अकॉर्डिंगली सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए अब नेशनल सेफ्टी जो हमारे सेफ्टी काउंसिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक बॉडी है, DGFASLI, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, तो जो कि सरकार के साथ मिलकर अभी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड पर जो 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 सेफ्टी कंडीशन इन वर्क प्लेसेस पर काम करते जा रहे हैं। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल अब यहाँ पर जो DGFASLI के साथ मिलकर इस कोड को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है, ताकि फैक्ट्रीज में हम अपने देश के जितने भी लेबर है, जितने भी हमारे वर्किंग क्लास है, उनको बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग की बात हो रही है कि ऐसे तो मैं खुद बोल दूंगा ना, मैंने तो बहुत बढ़िया सर दिया हुआ फैक्ट्री में इन्वायरमेंट, लेकिन बहुत बढ़िया क्या पता ना हो। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी मतलब कोई और आके ऑडिट करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की बात यहाँ की जा रही है, सेफ्टी रेटिंग बनाने की भी बात की जा रही है। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिमाग में रखनी होंगी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर है अबाउट लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल। दोस्तों मैंने आज मेजर पोर्ट्स बिल के बारे में बात भी की थी, बहुत लंबा प्री क्योर था। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी सारी न्यूज जनरेट हो रही हैं, अकॉर्डिंगली हमें प्री एंड मेंस दोनों पर नजर बनाए रखनी होगी। तो उसमें लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की बात हुई थी। अगर आपने खुद से जाके उसको अगर गूगल किया तो ये सवाल आपको आता होगा, नहीं किया तो एग्जाम में भी ऐसी बहुत सी चीजें नजर आएंगी, सुनी होंगी, लेकिन हमें जो उसके बारे में बहुत अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला, जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल होता है वहां पर एक पब्लिकली गवर्न जो पोर्ट अथॉरिटी है वो एक्ट करती है रेगुलेटरी बॉडी के जैसे और लैंडलॉर्ड के जैसे। जो प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट कंपनी है, वो पोर्ट ऑपरेशंस को, जो कि जनरली कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज होती हैं, वही पूरा करती है। ओके, ये जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है, इसको हाइब्रिड मॉडल ऑफ पोर्ट गवर्नेंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट। ऑलराइट, तो सिर्फ 1 या 2 या दोनों ही इनकरेक्ट हैं, या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। दोस्तों लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है, बहुत सिंपल तरह से इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आप किसी के घर किराए पर गए। ठीक है, जो आपका जो मकान मालिक होगा, जो मकान मालिक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंडलॉर्ड ही बोलते हैं ना। तो जो मकान का मालिक है, वो लैंडलॉर्ड आपको बोलता है कि ये रहा मेरा घर, इसको बढ़िया कंडीशन में मेंटेन रखना। ठीक है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप अपना जो पढ़ाई का डेस्क लगाना है, जैसे भी पढ़ाई करनी है, रहना है, बेड लगाना है, आराम से रहो। ठीक है, और अकॉर्डिंगली यू कीप पेइंग मी सम रेंट। ठीक है, ऐसे होता है, लैंडलॉर्ड मॉडल ऐसे काम करता है। तो पब्लिक जो अथॉरिटी है, जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी जिसको अमेंड करने की बात की जा रही है अब, तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी जो रहती है हमारे देश में, तो वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, कि सिर्फ देखती है, ओवरसाइट करती है कि काम ठीक हो रहा है। एंड वो बहुत सारा वहां पर, कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर भी देती है प्राइवेट पार्टीज को। तो प्राइवेट पार्टीज वहां जाती हैं एंड प्राइवेट पार्टी सारे कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस करती हैं। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रेजिंग ऑपरेशंस भी वही करती हैं प्राइवेट पार्टीज। ड्रेजिंग मतलब पोर्ट को डीप करना, क्योंकि पोर्ट को अगर डीप नहीं करेंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ सकती, तो पोर्ट की कैपेसिटी इतनी यूटिलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटी एंड ड्रेजिंग दोनों ही प्राइवेट पार्टीज के पास रहता है सारा काम। गेटिंग इट? तो लैंडलॉर्ड अपनी जमीन का मालिक एंड ओवरसाइट रख रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी खराब तो नहीं कर रहे, मेरी मशीन खराब तो नहीं कर रहे, प्राइवेट पार्टीज उनको चलाती हैं। ठीक है, एंड हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये नहीं कहलाता। हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, जो लैंडलॉर्ड है खुद ही अपने जब जो इंफ्रा को यूज कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहलाता है, विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं शिप लेकर आया अपनी, और मुझे लगा कि अरे इतना बढ़िया काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, और मेरी शिप में थोड़ा इससे कुछ नुकसान पहुंच गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे कंप्लेंट करना है। तो
जो वहां पर अगर जो हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो पोर्ट को चला रहे हैं, ऑपरेशंस कार्गो हैंडलिंग वगैरह कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कि हमारे सरकारी जो रेगुलेटरी बॉडी भी है। ठीक है, लैंडलॉर्ड ही है जो आगे ऑपरेशंस भी चला रहा है। ठीक है, लैंडलॉर्ड अगर आगे आपके ऑपरेशंस भी चला रहा है, इसके इसके खिलाफ मुझे कुछ कंप्लेंट करनी है, तो मैं किसको करूंगा? लैंडलॉर्ड को। अरे ये तो सेम ही लोग हैं। तो ये तो इसलिए ना ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो जाता है यहाँ पर, विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो ये अलग अलग होने बहुत जरूरी है। तो इसी को ही अमेंड करते हुए अभी हमारे पोर्ट, पूरे मेजर पोर्ट अथॉरिटी जो हमारा बिल आया है, उसी की बात की गई है। तो यहीं पे जो मैंने आपको अभी समझाया, एग्जैक्टली सेम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि लैंडलॉर्ड को जो प्राइवेट पार्टीज रेवेन्यू शेयर करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इसीलिए पोर्ट अथॉरिटी जब टर्मिनल ऑपरेशन चलाना शुरू करती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वर्क्स अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए अगर फेयर कॉम्पिटिशन वगैरह करना है, टर्मिनल ऑपरेटर्स को अगर जो ठीक से काम करवाना है, तो लैंडलॉर्ड अलग होना चाहिए, ऑपरेशन किसी और के पास होना चाहिए। गेटिंग इट? ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। ये है कि आपको गैस करना है, बताना है ये किस चीज की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक्स एंड सरकारें अक्सर इस तरह के मॉनेटरी सेटलमेंट में इन्वॉल्व रहती हैं, एंड देन ये फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ किया जाता है, ताकि क्योंकि बहुत बार शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि मुझे अर्जेंटली चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एंड देन इसलिए कई बार ऐसे भी किया जाता है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो जाए। ठीक है, एंड जो इस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है दोस्तों, इसको हम एफएक्स स्वैप कहते हैं, या फिर इसको हम करेंसी स्वैप कहते हैं, या इसको हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, या फिर डीवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल सवाल है, मुश्किल नहीं है, आराम से आपको जो ये क्रैक होना चाहिए अगर अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो। एंड दोस्तों राइट आंसर इज करेंसी स्वैप कहा जाता है ये। दोस्तों करेंसी स्वैप जैसे रिसेंटली जैसे भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ किया, तो जैसे इंडिया ने पर्टिकुलरली इसके पहले जापान के साथ भी किया हुआ, इंडिया ने ईरान के साथ भी किया था। जहां पर होता क्या है कि इंडिया को लेट्स से अगर जापानीज येन में पेमेंट करनी है, अगर इंडिया को जापान को कुछ पेमेंट करनी है तो येन चाहिए, जापान को इंडिया में करनी है कुछ रुपीस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर येन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली पहले से ही स्वैप अग्रीमेंट रहता है कि ना ये देखो येन की कीमत ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, कुछ भी हो, हमें हमें थोड़ा प्लानिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। पहले से ही बोलते हैं कि आप जो इतने येन हमारे लिए सेपरेट रख लीजिए और इस रेट पर। ठीक है, रेट भी पहले से डिसाइड हो जाता है। एंड देन जो सिमिलरली जापान बोलता है कि हम भी आपके लिए, आप हमने आपके लिए येन इतने रख लिए साइड में निकाल कर, ठीक है, आप हमारे लिए इतने रुपीस भी साइड में रख लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली इस रेट पर ही रखिएगा। ठीक है, एंड अंत में जब इसको वापस कर दिया जाता है, ये रुपी हमें इंडिया वाले को, जापान ने जो हमसे रुपी लिए थे वो हमें रुपी वापस कर देगा, हमने जो जापान से येन लिए थे हम जापान को येन वापस कर देंगे, अगेन एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट। इससे होगा क्या कि मार्केट में अगर रेट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं तो उसका असर नहीं होगा, एंड पहले से ही हमने बोल कर रखा हुआ है कि इतने 500 मिलियन 200 मिलियन इतने येन हमारे लिए संभाल के रखना हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली पहले से ही आपके पास एक फॉरेन करेंसी एक उपलब्ध है, बस किसी और के घर पे पड़ी हुई है, मतलब जो ओनर है उसी के घर पड़ी हुई है, आप कभी भी इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे श्रीलंका ने भी भारत का उधार चुकता करना है, क्लोज टू $1 बिलियन के आसपास श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आकर अभी भारत में आके आए थे, एंड उन्होंने यही कहा था कि जरूरी है कि आप भी हमारे साथ कुछ एक ऐसा एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली हमें बेटर एक हमें रेट मिल जाएगा, एंड हम एक बेटर एक प्लान्ड तरीके से आपको पैसा वापस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सही चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, कंट्रीज में अंडरस्टैंडिंग ऐसा हो भी सकता है। ओके, देन दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको गैस करना है कि कौन से रेट की बात हो रही है। ये पीनल रेट मतलब कि पीनलाइज करने वाला रेट रहता है। ठीक है, एंड जिस पे अगर अगर आप कोई भी बैंक अगर हमारे देश के सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर रहा है, एंड ओवर एंड अबव जो कि उनको पहले ही अवेलेबल है, सेंट्रल बैंक दोस्तों पहले ही आपको बोलता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू आप हमसे पैसा ले सकते हैं, बैंक्स बोलते हैं, बैंक्स को कहा गया है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आपको पैसा चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जेब से माल निकालना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए पीनल रेट कहा गया। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, या हम इसको रेपो रेट कहते हैं दोस्तों, इसको बैंक रेट कहा जाता है, या इसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट भी कहा जाता है, जिसको MCLR का नाम भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? एंड दैट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोस्तों ऑलरेडी RBI ने कहा हुआ है कि अगर बैंक्स को पैसा चाहिए, तो देखो बैंक्स को अगर मान लीजिए मुझे अगर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या
क्या करूंगा, मैं बगल के बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई तेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, आप मुझे थोड़ा दे दो 2-5 दिन के लिए, तो बैंक दे देगा। ठीक है, दैट इज नोन एज इंटर बैंक एक्सचेंज। ठीक है, इंटर बैंक मनी मार्केट बोलते हैं उसको। शॉर्ट टर्म मार्केट है ना, मनी मार्केट है, इंटर बैंक। लेकिन मान लीजिए बोले भाई मेरे पास भी नहीं है, अगला बैंक के पास गया, वो भाई तेरे पास पड़ा है, इसके पास भी नहीं है, इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई है नहीं है, कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को पैसा नहीं दे पा रहा, इस बैंक को तो पैसे चाहिए अर्जेंटली, वेरियस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कोई क्लाइंट आ गया, ऐसा हो सकता है कि खुद भी ना अपनी बहुत सारी बुक्स मैनेज करनी होती हैं, आरबीआई की बुक्स चेकिंग होनी है, उसके पहले जो ये बैंक के पास पैसे की किल्लत आ गई। ठीक है, तो अब बैंक जाके आरबीआई के पास जा सकता है, आरबीआई को बोलेगा सर मुझे थोड़ा पैसा और चाहिए, मैंने आपसे पहले ही बोरो किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोरो किया हुआ है, मुझे उसके ऊपर चाहिए। तो ये ऐसे बहुत, जब हमारा कंट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा होता है तो बैंक्स के पास अक्सर पैसे की कमी हो जाती है, क्योंकि उनके पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब 2011-12 में ऐसा देखने को मिला था, तो जो उनके जो सारे ही एग्जॉस्ट कर लिए थे अपनी बोरोइंग असिस्टेंस, तो आरबीआई के पास जा सकते हैं आप। आरबीआई थोड़ा महंगा रेट चार्ज करेगा, अदरवाइज आरबीआई तो आपसे थोड़ा सस्ता रेट चार्ज करता है, लेकिन अब आरबीआई से आपने पहले ही पैसा लिया हुआ है जो लाफ के अंडर, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर, ठीक है, इसमें रेपो रिवर्स रेपो आती हैं, वो आपने पैसा पहले ही उठाया हुआ, उसके ऊपर चाहिए आपको, आरबीआई कहता है थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट सर एक्स्ट्रा लूंगा मैं, कितना 1% के आसपास, या 100 बेसिस पॉइंट है ना, तो या 1% ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट रेट लूंगा रेपो के, तो आप पैसा ले लीजिए। तो लेकिन गिरवी रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्या, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली बैंक्स के पास होती है ना, क्योंकि बैंक्स को एसएलआर वगैरह के लिए अपनी पूरी करनी होती है, तो एसएलआर के लिए जो सिक्योरिटीज हैं वो गिरवी रखी जा सकती हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है एमएसएफ में, एंड अकॉर्डिंगली 1 करोड़ या उससे ऊपर जो पैसा अगर आपको चाहिए आरबीआई से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गेटिंग इट। तो ये जो ब्रॉडर जो हमारे बैंक्स एक्सेट्रा में जो जुड़े हुए सवाल, इन्फ्लेशन, जीडीपी, आज वैसे इन्फ्लेशन एंड जीडीपी का टॉपिक कवर किया था हमने, तो इसलिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो चुका है दोस्तों। फाउंडेशनल वीडियोस मतलब कि प्रीवियसली कुछ जो स्टैटिक वीडियोस कहलाते हैं, एंड प्रीवियस कुछ हमारे जो बरसों के 1, 1.5, 2 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, उनको फाउंडेशनल कहा जा सकता है। देन दोस्तों अभी लेटेस्ट पिछले 12 महीने में, 10 महीने में जो चीजें रही हैं बहुत जरूरी हैं, जो करंट अफेयर्स, वो वीडियो अब आपके साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है, इट्स अ पेड कोर्स बट अ वेरी नॉमिनली प्राइस्ड पेड कोर्स। ठीक है, इसमें 2 तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, फाउंडेशनल हमारे वीडियोस रहेंगे, ठीक है, अलग पैक है, आप अलग से ले सकते हैं। देन दोस्तों इसमें हमारे पास जो करंट अफेयर्स का पैक रहता है, जो अभी आज उसमें जीडीपी इन्फ्लेशन का टॉपिक मैंने कवर किया, एंड देन दोस्तों एक पैरेलल जो चीज होती है दैट इज बाय द नेम ऑफ टेस्ट सीरीज। वाओ, बड़ी नई चीज बताई। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीजें आप इकट्ठे भी खरीद सकते हैं, बहुत ही सुपर कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं। ऑलराइट, तो बस यही था आज का हमारा 5 सवालों का सिलसिला। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की हम बात आपको बताते जा रहे हैं, नई नई तरह के प्रोग्राम्स ला रहे हैं, एंड थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिव करने के साथ साथ हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें तो मज़ा तो आए उनको पढ़ के। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड।